हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक बूढ़ा आदमी साधारण सफेद धोती में बिना किसी सुरक्षा भीड़ के बीच चला जा रहा है। उसके हाथ में लाठी है, चेहरे पर चमकती सादगी और होठों पर राम राम की। ये वही आदमी है जिसे दुनिया महात्मा गांधी कहती है। लेकिन एक पल ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक कमजोर सा दुबला इंसान जिसके पास न बंदूक है न सेना, वो कैसे ब्रिटिश साम्राज्य जैसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता? कैसे एक साधारण गुजराती लड़का जो बचपन में इतना शर्मिला था कि क्लास में बोल भी नहीं पाता था, वही आगे चलकर करोड़ों भारतीयों की आवाज बना। और ये भी सोचिए, वो इंसान जो अहिंसा की बात करता था, उसे कई बार गोली, लाठी और जेल की दीवारों का सामना करना पड़ा। आखिर उसने ये ताकत कहां से पाई? दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम सिर्फ महात्मा गांधी को नहीं बल्कि असली मोहनदास को समझेंगे। उनके जीवन की जानी मानी बातें ही नहीं बल्कि वो किस्से भी सुनेंगे जो अक्सर छिप जाते हैं। उनकी अनसुनी अनकही कहानियां भी हम सुनेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक विचार की। अध्याय 1, जन्म और बचपन। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात का एक छोटा सा तटीय नगर पोरबंदर, यहीं जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी का। उनका पिता का नाम था करमचंद गांधी, पोरबंदर रियासत के दीवान। आज के परिवेश में हम मुख्यमंत्री मान सकते। सख्त, ईमानदार और न्यायप्रिय। माँ पुतलीबाई धार्मिक, उपवास करने वाली, पूरी तरह भगवान में डूबी हुई। मोहनदास का अपनी माँ का सबसे गहरा असर पड़ा। वह रोज देखता कि माँ बिना थके व्रत रखती है, प्रार्थना करती है और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है। गांधी सोचते, अगर माँ भूखी रह सकती है दूसरों की भलाई के लिए, तो क्या मैं सच और धर्म के लिए भूखा नहीं रह सकता? बचपन का एक अनसुना किस्सा है। मोहनदास बहुत शर्मीले थे। क्लास में खड़े होकर बोलना पड़ता तो पसीने पसीने हो जाते, कभी कभी तो शब्द ही गले में अटक जाते। कौन सोच सकता कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनेगा? एक किस्सा है, अपने एक दोस्त के कहने पर उन्होंने मांस खाने का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेज ताकतवर हैं क्योंकि वे मांस खाते हैं। लेकिन मां से छुपाकर मांस खाने के बाद उन्हें इतना अपराध बोध हुआ कि उन्होंने खुद को झूठा महसूस किया। यहीं से उन्होंने निश्चय किया, झूठ कभी ताकत नहीं देता, सच्चाई ही असली शक्ति है। क्या आपने कभी कोई छोटी गलती की है और वो अपराध बोध आपको भीतर से खाता रहा हो? सोचिए। अध्याय 2, इंग्लैंड की यात्रा। 1888 का वो साल जब 19 साल का मोहनदास इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। उद्देश्य बैरिस्टर बनना। इंग्लैंड की दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी। सूट टाइप पहनने वाले लोग, डांस हॉल्स, क्लब्स और अलग संस्कृति। शुरू में उन्होंने खुद को इंग्लिश जेंटलमैन बनाने की कोशिश की। टोपी खरीदी, टाई पहनी, यहाँ तक कि डांस और वायलिन सीखने की भी कोशिश की। लेकिन भीतर से आवाज आती रही, मोहनदास, क्या तुम अपनी असलियत खो रहे हो? इसी दौरान वह वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़े। वहाँ उन्होंने भाषण देना सीखा, किताबें पढ़ी और खुद को पहचाना। यहीं उन्होंने गीता को भी पढ़ा और कहा, ये मेरी आत्मा की डिक्शनरी है। उनका जीवन बदल रहा था। वह अब सिर्फ वकालत की डिग्री लेने वाला लड़का नहीं रहा बल्कि अपने भीतर से एक आध्यात्मिक खोजी बन रहा था। इंग्लैंड से महात्मा गांधी का सफर आगे बढ़ा। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, दक्षिण अफ्रीका का मोड़। साल था 1893। गांधी एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए। यही हुआ वो घटना
जिसने उनके जीवन को बदल दिया। एक ठंडी रात, पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। गांधी फर्स्ट क्लास टिकट लेकर डिब्बे में बैठे थे, लेकिन एक गोरे यात्री ने आपत्ति की। ये काला आदमी यहाँ कैसे? कंडक्टर ने उन्हें धक्का देकर बाहर फेंक दिया। रात के अंधेरे में, ठंड में, सामान के साथ कांपते हुए गांधी प्लेटफॉर्म पर बैठे। वो सोचते, अगर मैं आज चुप रहा तो ये अन्याय बार बार होगा, मुझे कुछ करना होगा। वो रात गांधी जी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का विचार, यानी अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहो, लेकिन बिना हिंसा के। गांधी ने अगले 21 साल साउथ अफ्रीका में बिताए। इंडियन नटाल कांग्रेस बनाई। उन्होंने यहाँ फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। वहीं उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सबको साथ प्रार्थना में बिठाया। सोचिए, अगर उस रात गांधी चुपचाप हार मानकर घर लौट जाते तो क्या भारत कभी गांधी पाता? अन्याय के खिलाफ लड़ाई हथियार से नहीं, आत्मा की शक्ति से जीती जाती है। अब हम जानेंगे भारत वापसी के बाद गांधी कैसे किसानों और आम जनता के बीच नेता बने और कैसे शुरू हुआ आज़ादी का असली संग्राम। कल्पना कीजिए, साल है 1915। एक दुबला पतला आदमी, सिर पर गंजापन, हाथ में लाठी, साधारण धोती पहने, भारत की मिट्टी पर पांव रखता है। वो इंग्लैंड में बैरिस्टर बन चुका है, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह आजमा चुका है, लेकिन अब वह अपनी मातृभूमि लौट रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी वापसी से भारत का भविष्य ही बदल जाएगा। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, भारत वापसी और पहला संघर्ष। दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल है 1915। बंबई के बंदरगाह पर एक जहाज रुकता है। उससे नीचे उतरते हैं सफेद धोती और शॉल में दुबला पतला, सिर पर गंजापन लिए एक आदमी। हाँ, यही थे मोहनदास करमचंद गांधी। अब तक वे दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताकर सत्याग्रह का नया हथियार गढ़ चुके थे, लेकिन भारत की जमीन पर यह उनका असली परीक्षण था। गांधी ने देश भर का रेल से दौरा किया। उन्होंने बंगाल के गांवों में भूख देखी, दक्षिण भारत में छुआछूत का अपमान देखा और पंजाब में किसानों की कराहट सुनी। उनका दिल टूट गया। वो कहते, भारत सिर्फ कागज पर गुलाम नहीं है, भारत तो आत्मा से टूटा हुआ है, मुझे इसे जोड़ना होगा। अब आते हैं चंपारण बिहार में। वहाँ अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसान मजबूर थे अपनी ही जमीन पर अपनी ही मेहनत से गुलामों जैसा जीवन जीने को। गांधी चंपारण में गांव-गांव घूमकर किसानों की पीड़ा को सुनते, कहीं फटी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर, कहीं धूल भरे आंगन में बैठकर उनसे किसानों ने कहा, साहब, लोग हमारी फसल लेते हैं, हमें भूखा छोड़ देते हैं। गांधी ने अंग्रेज अधिकारियों से कहा, ऐसा अन्याय अब और नहीं चलेगा, किसानों का हक उन्हें लौटाओ। अंग्रेज चौंक गए, एक दुबला आदमी क्या कर लेगा? लेकिन जब हजारों किसान गांधी के साथ खड़े हुए, सरकार को झुकना पड़ा। ये ऐसा था जैसे तूफान के सामने खड़ी एक छोटी सी तिल्ली, लेकिन वो उस तूफान में भी डटी रही और उसका सामना किया। उन्होंने सोचा, अगर किसान जीत सकता है तो भारत भी जीत सकता है। साल था 1918 का। वो गुजरात के खेड़ा जिला में पहुंचे। वहां पर सूखा पड़ा हुआ था, फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कहा, कर तो देना ही होगा। किसान रो पड़े। किसान लाचार थे, क्या करते? किसान कहते, हम भूखे हैं, कैसे कर देंगे? इस पीड़ा को देखकर गांधी मैदान में उतरे। उन्होंने किसान से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और किसानों से कहा कि जब पेट खाली है तो कर देना अन्याय है, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे। गांव-गांव में बैठकें हुई। लोगों ने एक स्वर में कहा, कर नहीं देंगे। अंग्रेज सरकार पहले डरी, फिर झुकी।
आखिरकार कर माफ करना ही पड़ा। क्या आपने सोचा है कि जब भूखा किसान उठकर खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी घुटनों पर आ सकता है, क्योंकि भारत किसानों की धरती है। साल था 1918 जब महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचते हैं। यहाँ कपड़ा मिल के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। मालिकों ने इनकार कर दिया। गांधी ने मजदूरों से कहा, अगर न्याय चाहिए तो संघर्ष करना होगा। लेकिन ये संघर्ष कैसा? न हथियार और न तोड़फोड़। ये रास्ता गांधी ने चुना, एक अलग ही रास्ता, उपवास का रास्ता। उन्होंने खुद खाना छोड़ दिया। मालिकों और मजदूरों के बीच ये अजीब भी था और चिंताजनक भी। गांधी के साथ मिल के मजदूर भी लग गए। इस उपवास हड़ताल को देखकर मालिक झुक गए और मजदूरों की मांग ली गई और उनके वेतन को बढ़ाया गया। ये ऐसा था जैसे बिना एक शब्द बोले, बिना हाथ उठाए, सिर्फ भूख की आग से अन्याय को जला दिया जाए। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि असली नेता वही है जो सबसे कमजोर के लिए खड़ा हो। गांधी ने हमें दिखाया कि बदलाव हमेशा बड़े बड़े भाषणों से नहीं आता। कभी कभी ये एक छोटे से गांव से शुरू होकर पूरे देश को हिला देता है। आगे की यात्रा में हम देखेंगे गांधी इस नींव से कैसे देशव्यापी आंदोलन खड़े करते हैं, कैसे चरखा, खादी और असहयोग अंग्रेजों की नींव हिला देते हैं। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5, असहयोग आंदोलन। दोस्तों सोचिए, अमृतसर का जलियांवाला बाग, हजारों लोग शांति से सभा कर रहे हैं। अचानक जनरल डायर अपनी सेना के साथ आता है और बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा देता है। निहत्थे लोग, औरतें, बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों ओर से गेट बंद कर दिए गए थे। वहां मौजूद एक खाली कुएं में लोग कूदने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अंधाधुंध गोलियां चल रही है, इसमें कई लोगों की जान चली जाती और शहीद हो जाती। उस दिन 379 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लोग कहते हैं यह संख्या कम है। इस खबर को सुनकर पूरा भारत सन्न रह गया। ये कैसा मौत का तांडव था। और गांधी के भीतर से एक आवाज उठी जब उन्होंने ये घटना सुनी। गांधी ने कहा, अगर अंग्रेज इस तरह निर्दोषों का खून बहा सकते हैं तो अब उनके साथ सहयोग करना पाप है। यही वो क्षण था जिसने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। 1920 में गांधी ने घोषणा की, अब अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये भारत की आत्मा की पुकार थी। गांधी ने आह्वान किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। बस फिर क्या था, लोगों ने विदेशी कपड़े जलाना शुरू कर दिए। कई लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। कई भारतीय वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। कई माता पिताओं ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों से निकालकर राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ाना शुरू कर दिया। कई कॉलेज छात्र अंग्रेजों के कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ने लगे। भारत की सड़कों पर एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। लोगों ने पहली बार महसूस कि अंग्रेजों के बिना वे खड़े हो सकते। ये ऐसा था जैसे किसी विशालकाय हाथी की रस्सी एक छोटे से धागे से टूटी हो और वो हाथी पहली बार आजादी से दौड़ने लगा हो। चरखा और खादी को गांधी ने आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना। गांधी ने चरखा और खादी को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने कहा, अपने हाथ से कताई करो, खादी पहनो, यही आजादी का पहला कदम है। लोग पूछते थे, सिर्फ कपड़ा बुनने से आजादी कैसे मिलेगी? गांधी हंस कर कहा, चरखा सिर्फ धागा नहीं काटता, ये आत्मनिर्भर भारत बुनता है। उनकी अनसुनी कहानी है। कई बार लोग गांधी को चरखा चलाते, चक्की पीसते या बकरियां चलाते देखते और हंसते, लेकिन गांधी ने कहा, मैं हर काम करूंगा जो मेरे देशवासी कर, ताकि मैं उनके दुख को समझ सकूं। धीरे धीरे चरखा पूरे भारत का प्रतीक बन गया। इसे भारत के
राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक माना गया। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आजादी का ध्वज था। सोचिए दोस्तों, क्या आज भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मनिर्भर बनने का साहस रखते हैं? असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, लेकिन 1922 में चोरी चोरा घटना ने सबको हिला दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी जला दी और कई लोग मारे गए। गांधी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। लोगों को समझ नहीं आया इतना बड़ा आंदोलन क्यों रोका। उन्होंने कहा, मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आंदोलन खून से सना है तो ये मेरी आत्मा की हार है। भले ही आंदोलन अधूरा रहा, लेकिन एक चीज साफ हो गई, अब भारत जाग चुका था। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे। गांधी का कहना था, भारत की आत्मा गांव में है और जब गांव आत्मनिर्भर होगा तभी भारत आजाद होगा। गांधी की जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 6, दांडी मार्च। दोस्तों जरा सोचिए, नमक वो चीज जो हर घर की रोटी का स्वाद बनाता है। अमीर हो या गरीब, सबके खाने में नमक जरूरी है। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कर लगा दिया, यानी गरीब भी अगर नमक खाए तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। गांधी ने कहा, नमक पर कर, गरीब की रोटी पर हमला। यही बात करोड़ों भारतीयों के दिल को छू गई और गांधी ने इस छोटे से कण को आजादी का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत। गुजरात का साबरमती आश्रम। गांधी आगे आगे, साथ में लाठी, और उनके साथ थे 78 सत्याग्रही। सुबह की पहली किरणों के साथ हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े। उनका लक्ष्य था 240 मील दूर दांडी का समुद्र तट। रास्ते में गांव-गांव से लोग जुड़ते गए। कोई किसान, कोई मजदूर, कोई छात्र, कोई भेद नहीं था। महिलाओं ने भी साहस दिखाया, वो भी उस यात्रा में जुड़ गई। हाथों में तिरंगा, होठों पर वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये यात्रा किसी साधारण मार्च की तरह नहीं थी, ये एक नदी की तरह थी जिसमें बूंद बूंद मिलकर एक बाढ़ बन गई थी। इस यात्रा के दौरान गांधी 10 से 12 मील चलते रोज। रात को किसी गांव में रुक, वहां चरखा चलाते, लोगों से बातें करते, बच्चों को पढ़ाया करते। गांव वाले अपने घरों के दरवाजे खोल देते। कोई दूध देता, कोई रोटी देता, कोई पानी देता। गांधी कहते, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा जैसे तुम खाते हो। धीरे धीरे ये यात्रा सिर्फ गुजरात की नहीं रही, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतीक बन। आखिरकार 24 दिन बाद 6 अप्रैल को गांधी दांडी पहुंचे। सुबह का समय, समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही थी। हजारों लोग सांसें थामे खड़े थे। गांधी ने झुककर समुद्र का पानी उठाया, उसे उबाला और उसमें से नमक निकाला। वो नमक सिर्फ एक मुट्ठी भर नहीं था, वो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाला हथियार था। गांधी ने कहा, अगर नमक जैसे छोटे कण पर अन्याय है तो पूरा शासन अन्याय से भरा है। इस घटना ने पूरे भारत को जगा दिया। लोगों ने हर जगह नमक बनाना शुरू कर दिया। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इस आंदोलन में शामिल हो गए। दुनिया भी देख रही थी, सुन रही थी। अमेरिका और यूरोप के अखबारों में पन्ने भरे रहते। गांधी का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछल रहा था। अखबार के पन्ने भरे रहते। एक बूढ़ा आदमी बिना हथियार, बिना सेना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे रहा है। सब आश्चर्य से पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। गांधी को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब आग फैल चुकी। लाखों लोग जेल जाने लगे, जुलूस निकालने लगे। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं था। सोचिए दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति छोटी सी चीज से शुरू होती है, और वो था नमक। जैसे एक चुटकी नमक, सिर्फ एक चुटकी नमक ने
साम्राज्य की नींव हिला दी। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिली कि कभी कभी जिंदगी की सबसे साधारण चीज जैसे नमक भी इंसाफ और आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकती है। गांधी ने हमें दिखाया कि छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते। गांधी की जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे अगले अध्याय 7, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, साल है 1942। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ, ब्रिटेन और उसके सहयोगी दूसरी तरफ। भारत अब भी अंग्रेजों की गुलामी में था और अंग्रेज बिना पूछे भारत को भी युद्ध में घसीटना चाहते थे। भारतीयों से कहा गया, तुम हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए खून बहाओ। भारत जिसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। गांधी का दिल अंग्रेजों की इस चाहत से तड़प उठा। उन्होंने कहा, भारत गुलाम होकर कैसे किसी और की आजादी के लिए लड़ेगा? पहले भारत को आजाद करो। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल का शंखनाद कर दिया गया। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की विशाल बैठक हुई। हजारों लोग इकट्ठा हुए। गांधी मंच पर खड़े हुए। उन्होंने कहा, अब बहुत हो चुका, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और फिर आया वो ऐतिहासिक नारा, करो या मरो। यही शब्द बिजली की तरह गूंजे। भीड़ जोश से भर गई। पूरा भारत आजादी के लिए फट पड़ा। पर अंग्रेज भी कहाँ शांत बैठने वाले थे। अंग्रेजों ने बर्बरता दिखाई। गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। सोचो अब क्या होगा। अंग्रेजों ने सोचा कि आंदोलन वहीं दब जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। सभी नेता जेल में थे, पर जनता सड़कों पर उतर आई। रेलवे स्टेशन जलने लगे, टेलीग्राफ लाइनें काटी गई, गांव-गांव में विद्रोह भड़क उठा। भारत एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये ऐसा था जैसे कोई आग हो जिसे दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो दबने के बजाय और ज्यादा भड़क उठे। जब गांधी जेल में ही थे, उसी दौरान एक अप्रिय घटना हुई। उनके साथ उनकी जीवन संगिनी कस्तूरबा गांधी भी थी। कस्तूरबा बीमार पड़ गई। इलाज के इंतजाम कम थे। धीरे धीरे उनकी सांसें थम और मृत्यु ने उन्हें अपनी बाहों में लिया। गांधी टूट गए, लेकिन उन्होंने कहा, कस्तूरबा की आत्मा अब मेरे सत्याग्रह का हिस्सा बन गई है। सोचिए दोस्तों, जिसने पूरी उम्र गांधी के साथ बिताई, वही जेल की दीवारों के बीच विदा हो गई। ये गांधी के लिए व्यक्तिगत बलिदान का सबसे कठिन क्षण था। उन्होंने कहा, अगर मेरी पत्नी भी इस संघर्ष में शहीद हो सकती है, तो मैं कैसे पीछे हट सकती। ये आंदोलन अब मेरी आत्मा की शपथ है। भारत छोड़ो आंदोलन दबा दिया गया, लेकिन उसके असर ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। दुनिया भी देख रही थी। अमेरिका और ब्रिटेन के लोग सवाल पूछने लगे, अगर भारत अंग्रेजों का साथी है तो उसे आजादी क्यों नहीं मिलती। ये आंदोलन दुनिया के सामने भारत की अंतिम पुकार था। अब या तो आजादी या फिर मौत। कभी कभी सबसे बड़ी जीत बलिदान के आंसुओं से आती है। गांधी ने हर बार बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ सत्य और अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। हर आंदोलन ने भारत की आत्मा को और मजबूत किया। दोस्तों, मुझे यहाँ से यह सीख मिलती है कि क्रांति हमेशा तलवार से नहीं होती। कभी कभी ये एक चरखा, एक नमक का कण या एक बूढ़े आदमी का उपहास भी हो सकता है। गांधी ने दिखाया कि जब जनता उठ खड़ी होती है तो कोई साम्राज्य उसे रोक नहीं सकता। अब आगे की कहानी और भी रोचक है। कैसे गांधी ने नोआखाली के दंगों की आग में शांति की लौ जलाई, कैसे विभाजन की त्रासदी ने उनके दिल को तोड़ दिया, और कैसे उनके दर्शन, सत्य, अहिंसा और ट्रस्टीशिप आज भी हमारी जिंदगी को रोशन करते। कल्पना कीजिए दोस्त, साल है 1946। भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन सड़कों पर लाशें पड़ी,
हिंदू और मुसलमान जो सदियों से साथ रहते आए थे अब एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। बंगाल के नोआखाली में घर जल रहे हैं, औरतों की चीखें सुनाई देती, बच्चे अनाथ हो रहे थे और इस नरक जैसे माहौल में बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ अकेले गांव-गांव घूम रहा। उसके पास कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, बस उसकी आवाज, उसका विश्वास और उसकी प्रार्थना। वो कहता है, मैं जीते जी शांति लाऊंगा या फिर मरकर। दोस्तों, यही वो दृश्य है जब महात्मा गांधी ने खुद को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया। नोआखाली तब ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंस के पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश में था। क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम तनाव पहले से बढ़ रहा था, विशेषकर कलकत्ता में हुए दंगों के बाद। 10 अक्टूबर 1946 को कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन मुख्य रूप से हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया। हत्या, बलात्कार, जबरदस्ती लूटपाट, घरों और मंदिरों का विनाश हुआ। प्रभावित क्षेत्रों में रामगंज, बेगमगंज, रायपुर, लक्ष्मीपुर आदि शामिल थे। घर जलाए गए, संपत्ति लूटी गई, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गई, हिंदू धर्म चिन्हों का अपमान हुआ, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं भी हुई। महिलाओं के साथ अत्याचार में बहुत अधिक वृद्धि हुई, कई लोगों की जान चली गई। ऐसी अप्रिय घटना जिससे पूरा देश सहम गया। महात्मा गांधी ने इस दंगे को शांति एवं हिंदू मुस्लिम सौहार्द की परीक्षा में उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। 6 नवंबर 1946 को नोआखाली की ओर प्रस्थान किया। गांधी जी ने करीब 4 महीने नोआखाली में बिताए, गांव-गांव गए, प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि वे प्रतिशोध न करें, अहिंसा बनाए रखें और दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमान नेताओं और आम लोगों से भी संवाद किया। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि धार्मिक सहिष्णुता और मानवता की रक्षा जरूरी है। गांधी ने महसूस किया कि इतने बड़े स्तर पर हुए दंगों के बाद उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांत कितने प्रभावित रह पाए हैं। उन्हें अपने सिद्धांतों पर आत्म संशय उत्पन्न हुआ। शांति की यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगहों पर कहा कि अगर भारत की मानवता का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाए तो स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। दंगों के बाद बहुत से हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। अनेक लोग पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में शरण लिए। नोआखाली में गांधी की उपस्थिति से थोड़ी शांति तो आई। कई लोग उनसे सहमत हुए, उनकी बात को माना, लेकिन स्थानीय स्तर पर अविश्वास और डर बरकरार रहा। गांधी ने कहा कि अगर भारत के दोनों पंख, हिंदू और मुसलमान, एक दूसरे को तोड़ देंगे तो ये देश कभी उड़ नहीं पाएगा। गांधी ने कई प्रार्थना सभाएं की, लोगों के साथ बैठकें की। हिंदू अगर मुसलमान को मारे तो वो राम का अपमान, और मुसलमान अगर हिंदू को मारे तो वो इस्लाम का अपमान है। सोचिए दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी बिना किसी सुरक्षा के हिंसा के बीच शांति का संदेश दे रहा था। क्या हम में इतनी हिम्मत है? विभाजन की त्रासदी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी अधूरी थी। भारत 2 हिस्सों में बटा, भारत और पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न जहाँ जहाँ मनाया जा रहा था, वहीं लाखों लोग बेघर हो रहे थे। हजारों औरतें अपमानित हुई, लाखों लोग मारे गए। जो घर से 5 निकले थे वो अपने पलायन स्तर तक जाते जाते 2 ही रह गए। इतिहास का सबसे दर्दनाक पलायन जो लाशों के ऊपर हुआ था। गांधी इस आज़ादी से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर ये आज़ादी खून से सनी है तो ये मेरे लिए वरदान नहीं, श्राप है। दिल्ली, पंजाब और बंगाल में शांति की अपील करते हुए उन्होंने फिर से उपवास रखा, क्योंकि वही उनका एकमात्र हथियार था और ये काम भी करता था। दंगे रुकते,
लोग अपने हथियार डालते और शांति व्यवस्था धीरे धीरे बनने लगती। अध्याय 10 अंतिम बलिदान। 30 जनवरी 1948 का वो दिन जो भारत के लिए असहनीय था। दिल्ली के बिरला भवन का बगीचा, शाम की प्रार्थना सभा। गांधी अपनी लाठी के सहारे चल रहे थे, रामधुन गुनगुनाते हुए। अचानक नाथूराम गोडसे सामने से आए। उसने 3 गोलियां चलाई। गांधी गिर पड़े। होठों से अंतिम शब्द निकले, हे राम। पूरा भारत रो पड़ा। लोगों को यकीन न हुआ कि उनका बापू चला गया। गांधी मरे नहीं, क्योंकि उनका सत्य अहिंसा आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर गांधी का यह जीवन दर्शन आपके दिल को छू गया हो तो अपने विचार बताएं कि आपने गांधी के जीवनी से क्या सीखा। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।